हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी सहित 5 राज्यों में जीत का दावा किया है। पीएम ने कहा कि मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि बीजेपी की लहर है, हम 5 राज्यों में भारी बहुमत से जीतेंगे। परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने अपनी बात को रखा और इसे गलत भी बताया। वहीं पीएम ने केंद्र और राज्यों के एक साथ मिलकर काम करने की वकालत की। तो वहीं किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि वो हमेशा किसानों के साथ हैं और उनके विकास की दिशा में अग्रसर हैं। वहीं विपक्ष के उस आरोप को भी नकारा जिसमें यह कहा गया है कि वो सदन में संवाद नहीं करते। पीएम ने कहा कि संवाद करते हैं और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वसमावेशक विकास होना चाहिए, सर्वस्पर्शी विकास होना चाहिए, सर्वहित में विकास होना चाहिए, जिसमें भी मैं देख रहा हूं कि सभी राज्य हमारे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। एक राज्य नहीं कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। बाकी सब राज्य कर रहे हैं। क्या है, हमने देखा कि हिंदुस्तान में 100 से थोड़े ज़्यादा कुछ जिले ऐसे हैं कि जो राज्य की एवरेज से भी बहुत पीछे हैं। हर प्रकार से वहाँ का धन तो सबको राज्य जिलों को समान मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नेंस के प्रॉब्लम, योजनाओं का अमलीकरण नहीं। हमने ऐसे जिलों को एस्पिरेशनल जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया और राज्य सरकारों की सहमति से किया। करीब 110-115 जिले हैं और उस पर हमने स्पेशल फोकस किया। देखिए, मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूँ। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूँ और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। पहली बात यह है कि हमला करने वाली भाषा न मैं जानता हूं, न मेरी वो प्रकृति है। लेकिन तर्क के आधार और तथ्य के आधार पर सदन में मैं कोई बात बताऊं, वो मीडिया के लिए गरम गरम मसाला बनाने के लिए हमारा शब्द उपयोग होता होगा। हम हमला नहीं करते, हम संवाद करते हैं। वाद विवाद भी होता है, टोका टाकी भी होती है और वो मुझसे मैं बहुत हंसते हुए इसको स्वीकार करता हूं। मैं इसके कारण मुझे कोई नाराजगी नहीं होती। और अब बात यूपी के अग्निपथ की। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीट पर विधानसभा के पहले चरण का मतदान कल होगा। इनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जनपद शामिल हैं। पहले चरण में सबसे कम अलीगढ़ की इगलास सीट से 5 प्रत्याशी हैं, तो वहीं मुजफ्फरनगर और मथुरा सीट से सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं कुल 810 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किए थे।
152 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए तो वहीं 35 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। इधर लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि फर्जी वोटिंग रोकने के लिए अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं। पूरी वोटिंग प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। वहीं मतदान के लिए सुरक्षा की भी कड़े बंदोबस्त यहां पर है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए अर्धसैनिक बल भी यहां पर लगाया गया है। वहीं आयोग ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। प्रदेश के 58 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए दिनांक 10 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे शुरू होकर 6 बजे तक चलेगा। 6 बजे भी जो लोग लाइन पे होंगे उसके पहले वो भी थे। उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में 11 जनपद चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। इधर यूपी में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल वंदना सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने वंदना सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। कांग्रेस के महिला उत्थान पैकेज को पूरी तरह छलावा बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने पूछा कि क्या यूपी में कांग्रेस की सरकार बन रही है? प्रियंका गांधी दिन में सपने देखना बंद करें। वहीं अनुराग ठाकुर ने सपा के समर्थन में यूपीआई ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी की जनता को गुंडा कहने वाली ममता की अगवानी पर अखिलेश ने प्रदेश की जनता का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण ने दावा किया है कि बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी और यूपी में दोबारा सरकार बनाएगी। पहले चरण के मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में सपा और आरएलडी का कोई जोर नहीं है, दोनों ही दल जीरो हैं। वहीं सपा के समर्थन में ममता बनर्जी के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के बाद बंगाल में ममता के पाप को जनता जान चुकी है। वहाँ पर ये दोनों पार्टियां हैं ही नहीं। पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों ने अपने अपने जातीय आधार पर स्वयं को पार्टी कहना शुरू किया है। तो वो अपने अपने को जीता हुआ बताने का कि जीत जाएंगे ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन अंकगणित बताती है कि अलग अलग दोनों शून्य हैं। शून्य को शून्य में जोड़ो तो शून्य होता है। यूपी में नौकरशाहों के सियासी अखाड़े में उतरने की कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। रिटायर्ड आईएएस फतेह बहादुर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने फतेह बहादुर के साथ अपनी तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की है और लिखा है कि फतेह बहादुर ने व्यवस्था पर प्रशंसनीय कार्य किया और उनके आने से समाजवादी अम्बेडकरवादी आंदोलन को एक नई शक्ति मिलेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बसपा के शासन काल में फतेह बहादुर यूपी में कई प्रमुख पदों पर रहे हैं। यूपी के चीफ सेक्रेटरी रह चुके आलोक रंजन इस समय अखिलेश के सलाहकारों में शामिल हैं। वहीं उन्हें ही प्रशासनिक अफसरों को पार्टी से जोड़ने का जिम्मा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का चुनाव है, लेकिन इसके चुनावी शोर से छत्तीसगढ़ का कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। इसके साथ ही वहां के कांग्रेस घोषणा पत्र से लेकर प्रचार तक में छत्तीसगढ़िया मॉडल खूब चर्चा में रहा। इधर भाजपा नेताओं ने भी यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए डेरा डाल दिया है। गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। ये है छत्तीसगढ़िया मॉडल की धूम। देश के सबसे बड़े सियासी अखाड़े यूपी में जब कांग्रेस मैदान में उतरी तो उसके पास बताने के लिए छत्तीसगढ़ का वो मॉडल है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दरअसल प्रियंका गांधी ने लखनऊ में पार्टी के घोषणा पत्र यूपी का उन्नति विधान जारी करते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र किया और कहा कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार आती है तो वहां भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन न्याय योजना लागू की जाएगी। यूपी में हम 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी करेंगे। हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएं। गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा।
प्रियंका गांधी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यूपी कांग्रेस की घोषणा पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र यूपी का उन्नति विधान में छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र हुआ है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गोधन न्याय योजना लागू करने का संकल्प लिया है। वैसे यूपी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का ही जिक्र नहीं है, बल्कि प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल माफ होंगे। इसके अलावा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल में धान गेहूं खरीदने का ऐलान भी यूपी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया। वहीं उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार करने के लिए प्रदेश के दर्जनों नेताओं समेत महिला कांग्रेस और एनएसयूआई ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। महिलाओं की टीम उत्तर प्रदेश रवाना हुई है और हर विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं और माननीय फूलोदेवी नेताम जी स्टार प्रचारक के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। तो मैं पूरी टीम है, उसके साथ साथ हमारे सम्मानीय विधायक, हमारे प्रदेश पदाधिकारी और अन्य जो जिनको ड्यूटी लगी है वो भी पूरी ड्यूटी तन्मयता के साथ अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। गोधन न्याय योजना अपने आप में एक यूनिक है। यूपी के चुनाव में घोषणा पत्र में शामिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी के चुनावी दंगल में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही नहीं लगे, बल्कि प्रदेश सरकार की योजनाएं भी चुनाव प्रचार का हिस्सा हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि असम की तरह यूपी की जनता भी छत्तीसगढ़ मॉडल को नकार देगी। प्रियंका जी को पहले छत्तीसगढ़ आना चाहिए और छत्तीसगढ़ आने के बाद में उनकी गोधन न्याय योजना के क्या दुर्गति है, यहाँ पर उसका क्या हश्र हो रहा है, वास्तविक में छत्तीसगढ़ में आके देखना चाहिए और उसके बाद में वहां घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। असम में घोषणा में लोगों ने विश्वास नहीं किया और उत्तर प्रदेश के लोग भी इनके घोषणा पत्र कोई विश्वास नहीं करेंगे। मतलब साफ है, सियासी शोर यूपी में मचा है, लेकिन इसका असर छत्तीसगढ़ तक है। अब इसके मायने क्या हैं? क्या छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस के लिए कामयाब ब्रांड बन रहा है? सवाल ये भी कि यूपी चुनाव में कितना अहम साबित होगा छत्तीसगढ़ मॉडल। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रुक करेंगे बिग न्यूज का। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 44 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 238 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 193 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। शमा ब्रुक्स 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वहीं भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 4 विकेट आए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षा 26 अप्रैल से होगी। वहीं सब्जेक्ट वाइज डेट शीट का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि सैंपल पेपर में दिया गया है। वहीं छात्र बोर्ड की वेबसाइट से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला लिया है। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की और इसे बड़ी बेंच में भेजने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कल होने वाले पहले दौर की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो ट्वीट की है। सीएम योगी ने फोटो के साथ लिखा है कि विजय सुनिश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने शायरी के जरिए राष्ट्र धर्म को परिभाषित भी किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तमाम वर्गों को खुश करने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने 20 लाख सरकारी नौकरी और बिजली के आधे दाम करने का वादा भी किया। और अब खबरें विस्तार से। बस्तर के झीरम घाटी कांड में एनआईए की याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस RCA सामंत और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच ने आज मामले में अंतिम सुनवाई की। एनआईए की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी और हाई कोर्ट के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने बहस की। इस दौरान उन्होंने एनआईए एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिस मामले की एनआईए जांच कर चुकी है उस पर राज्य शासन को जांच करने का अधिकार नहीं है।
कोई बिंदु जांच करने लायक है तो उसे एनआईए के समक्ष रखा जा सकता है। इससे पहले सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील ओटवानी ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट को इस केस के ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं था। एक एफआईआर को दूसरे प्रकरण में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक साजिश थी जिस पर एनआईए ने जांच नहीं की और इसलिए राज्य की पुलिस ने अलग से अपराध दर्ज किया है। हस्तक्षेपकर्ता और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराने वाले जितेंद्र मुदलियार की ओर से वकील सुदीप श्रीवास्तव ने एनआईए एक्ट को अपवाद बताते हुए कहा कि किसी भी अपराध की जांच का जिम्मा राज्य पुलिस को होता है। एनआईए किसी विशेष प्रकरण की ही जांच कर सकती है। वहीं सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ऑर्डर रिजर्व रखा है। और अब खबर धार जिले की, जहां पर एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसके कपड़े फाड़कर उसका जुलूस भी निकाला गया। घटना मोटी माता क्षेत्र के निसरपुर की है, जहां पर छेड़छाड़ के आरोप में महिला के पति और उसके साथियों ने राहुल नाम के एक युवक की पिटाई की और उसका क्षेत्र में जुलूस भी निकाला और युवक के कपड़े फाड़कर उसे पूरे इलाके में घुमाया गया। घटना की जानकारी के बाद निसरपुर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि पिटाई में शामिल महिला के पति समेत रघुवीर, राहुल, करण, महेश, रमेश और कालू पहाड़ सिंह पर कार्रवाई की जाएगी। छेड़छाड़ की घटना रिपोर्ट हुई थी और कुछ लोगों ने जो आरोपी है उसके साथ मारपीट की थी। इस प्रकरण में 354 का मुकदमा कायम किया गया है। उसके अलावा जिन लोगों ने मारपीट की थी वो 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। उनके खिलाफ उसी दिन मुकदमा कायम कर लिया गया था। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक काम करने के निर्देश के बाद अब कोरिया कलेक्टर ने भी अपर कलेक्टर और एसडीएम को कार्यालयों का रैंडम निरीक्षण करने के निर्देश दिए। समय पर दफ्तर नहीं आने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। मगर दूसरी ओर जिले के सरकारी दफ्तरों का नजारा हैरान करने वाला था। सोनहत में स्थित आरईएस विभाग के कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी तो छोड़िए, कार्यालयीन समय पर एक चपरासी तक यहां पर नजर नहीं आया, जबकि यहां एक एसडीओ, एक सब इंजीनियर और एक चपरासी पदस्थ है। वहीं जनपद पंचायत के 7 तकनीकी सहायक, 2 सब इंजीनियर, लेखापाल और कंप्यूटर ऑपरेटर भी इसी दफ्तर में अटैच हैं। इसके बाद भी दफ्तर खोलने के टाइम पर यहां पर सन्नाटा पसरा रहा। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रीवा संभाग में 130 विद्यालयों की मान्यता निरस्त कर दी है। रीवा सहित सतना, सिधी और सिंगरौली में संचालित स्कूलों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें कई स्कूल मापदंड में खरे नहीं उतरे। दरअसल संयुक्त संचालक के पास हायर सेकेंडरी स्कूल संचालकों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। स्कूल संचालकों से मान्यता से संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे, जिसमें रीवा जिले के 70 विद्यालयों सहित संभाग के 130 स्कूल मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच में खरे नहीं उतरे। वहीं संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग कार्यालय ने एक आदेश जारी कर सभी की मान्यता रद्द कर दी है। करीब 130 स्कूल संचालकों ने भोपाल में अपील भी की है, वहीं कईयों को अपील करना बाकी है। ऑनलाइन पद्धति से आवेदन अप्रूव किया गया, उसके बाद डीओ लेवल से निरीक्षण कराया गया, उसके बाद हमारे यहाँ फॉरवर्ड किया गया। हमने फिर टीम बना करके परीक्षण करवाया। परीक्षण के पश्चात जिन लोगों ने दस्तावेज पूरे जमा किए और परीक्षण में उपयुक्त पाया गया, उन्हें मान्यता प्रदान की गई। सीएम भूपेश के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बलौदाबाजार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिटफंड कंपनी बीएन गोल्ड रियल एस्टेट के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बलजीत संधू की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के नोएडा से हुई। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक करही बाजार सिटी कोतवाली थाने में 300 से अधिक आवेदकों ने करीब 2 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि इस चिटफंड कंपनी के खिलाफ प्रदेश के 9 जिलों में करीब 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें 36 करोड़ से भी अधिक पैसों की ठगी का आरोप है। वहीं मामले में कुल 9 आरोपी हैं, जिसमें से 6 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सर्चिंग अभियान चला रही है। बीएन गोल्ड रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी था, चिटफंड कंपनी। इसके फरार थे डायरेक्टर। इसमें साइबर टीम का मदद लिया गया और करही बाजार प्रभारी हितेश जंघेल उन्होंने विशेष प्रयास करते हुए कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार करने में इसमें सफलता मिली है।
पन्ना की धरा किसी की भी रंक से राजा बना सकती है और यहाँ की उथली हीरा खदानों ने कई लोगों की किस्मत रातों रात बदल दी है। एक बार फिर एक युवक की किस्मत यहाँ बदल गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी राणा प्रताप सिंह को 4.57 कैरेट का एक हीरा मिला है। राणा ने हीरा विभाग से पट्टा बनवाकर सिरस्वाहा के भरका क्षेत्र में खदान लगाई थी, जहां पर उन्हें ये हीरा मिला है, जिसे राणा ने हीरा कार्यालय में अब जमा कर दिया है। वहीं हीरे की अनुमानित कीमत 15 लाख से ऊपर आंकी जा रही है। मामले में हीरा निरीक्षक का कहना है कि 24 फरवरी से होने वाली नीलामी में इस हीरे को रखा जाएगा। वहीं नीलामी में हीरे के बिकने के बाद रॉयल्टी काटकर बाकी पैसे राणा को दे दिए जाएंगे। जगदलपुर को गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए नगर निगम ने ऑनलाइन निगरानी करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। मॉनिटरिंग के लिए नगर निगम ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ी में एक चिप लगा दिया गया है। इसके अलावा वृंदावन कॉलोनी के 50 घरों में भी चिप लगाए गए हैं। अब नगर निगम जगदलपुर के अधिकारी निगम कार्यालयों से गाड़ी की निगरानी कर पा रहे हैं। इसके साथ ही गार्बेज कलेक्शन करने वाली वाहन को ट्रैक करते हुए उन लोगों को भी आसानी से पकड़ा जा रहा है जो वाहन के नहीं आने का बहाना बनाकर घरों का कचरा कहीं भी फेंक दिया करते हैं। गाड़ी पहुंच रही 7-8 बजे, तो जैसे जैसे गाड़ी पहुंचते जा रही है तो उसका जीपीएस लोकेशन के अनुसार से सभी घरों का उसमें पहुंचा है कि नहीं, गाड़ी ये सब पूरा उसमें आ जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम इसलिए लगाया गया है कि जो लोगों की शिकायत रहती है कि गाड़ी समय पे नहीं आती है या कभी कभी नहीं आती है, तो हम इसको अपने निगम में बैठकर ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर पाएंगे। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।